Hi everyone, welcome to the sixth episode of our chapter that is fixed income risk and return। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी और डिटेल मैथ्स में। हमने समझ लिया ड्यूरेशन क्या होता है, कॉन्वेक्सिटी का थोड़ा बहुत आइडिया लगा, बट बिफोर डायरेक्टली गोइंग थ्रू कॉन्वेक्सिटी, मुझे लगता है आज भी कॉन्वेक्सिटी टॉपिक पर एंटर नहीं कर पाएंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट सेशन में वी विल ट्राई गोइंग डीपर इनटू कॉन्वेक्सिटी। तो देखिए, अब तक जो हमने बातें की उसके बारे में थोड़े से पॉइंटर्स है वो हम पढ़ लेते हैं। द एक्सरसाइज इन केस ऑफ कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि कॉलेबल बॉन्ड कब एक्सरसाइज होगा? जब इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे। इंटरेस्ट रेट गिरे, सामने इशुअर कंपनी कॉल कर लेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़े, पुटेबल में इन्वेस्टर जो है अपना राइट एक्सरसाइज कर लेगा। तो इसमें सिर्फ लेवल पर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम एमबीएस की बात करते हैं तो उस केस में पाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाथ मतलब पहले इंटरेस्ट रेट गिर गए, होम लोनर्स ने रीपे कर लिया, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट गिर गए, तो फिर रीपे करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो रीपे कर चुके हैं। तो यहाँ पे पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी मॉडलिंग बहुत डिफिकल्ट होती है एमबीएस की एज कंपेयर टू कॉलेबल पुटेबल। पहली बात तो कॉलेबल पुटेबल को किसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते, स्प्रेडशीट मॉडल्स के थ्रू होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग उसे कहते हैं। और उसमें भी अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एमबीएस और कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, राइट। बेंचमार्क कर्व ऑफ ईडी मे बी ट्रेजरी जीरो YTM फॉरवर्ड कर्व, बट द मोस्ट पॉपुलर इज ट्रेजरी पार कर्व। जनरली ईडी जो होता है वो पार कर्व की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज जस्ट थियोरेटिकल स्टफ दैट यू शुड नो, नॉट समथिंग यू शुड गो वेरी डीप। सिंपल बॉन्ड्स में एमडी का ये फॉर्मूला होता है, ईडी का ये फॉर्मूला होता है। द डिफरेंस इज यहाँ पे डेल्टा YTM होता है, यहाँ पे डेल्टा बेंचमार्क कर्व होता है, राइट। आगे हम बात करें, दस वी शॉक YTM ऑफ द बॉन्ड इन एमडी बट वी शॉक द एंटायर बेंचमार्क कर्व इन केस ऑफ ईडी। ईडी के केस में हम पूरी कर्व को ही शिफ्ट करने लग जाते हैं। आगे हम समझेंगे विद इन नेक्स्ट 3 और 4 मिनट्स हाउ। हेंस MD इज इक्वल टू ED इफ द टर्म स्ट्रक्चर इज फ्लैट। अगर टर्म स्ट्रक्चर फ्लैट है तो उस केस में MD और ED इक्वल आ सकते हैं। जो हम बात कर रहे थे ना अप्रॉक्सीमेट, अगर बिल्कुल इक्वल चाहिए तो फ्लैट चाहिए, थोड़ी सी अपवर्ड स्लोपिंग है, थोड़ी सी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। लेकिन अप्रॉक्सीमेट इक्वल भी तभी आएगा जब 3 कंडीशंस होंगी कि फ्लैट सा टर्म स्ट्रक्चर हो ओवर द ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, जितने साल का भी आप निकाल रहे हो, तो वो सारे साल के जो स्पॉट रेट्स हैं उनका कर्व जो होना चाहिए वो रिलेटिवली फ्लैट होना चाहिए। वो एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड है तो उसमें वॉलिटिलिटी अलग वे में बिहेव करते, तो उसमें मॉडलिंग ही करनी होगी। नो सिंगल इक्वेशन और नो सिंगल फॉर्मूला कैन एक्चुअली एक्सप्लेन दिस थिंग। एंड थर्ड थिंग, बॉन्ड्स ट्रेड क्लोज टू पार, क्योंकि प्रीमियम और डिस्काउंट वाले बॉन्ड्स में थोड़ी सी और मॉडलिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें आंसर एग्जैक्ट वैसा नहीं आता। यहाँ पे हम सिंपल केस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशंस होंगी तो ही MD और ED इक्वल आएंगे। दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अगली बात करते हैं की रेट ड्यूरेशन। की रेट ड्यूरेशन क्या होता है? सिंगल स्पॉट रेट। आपने एक 3 ईयर बॉन्ड है, 3 ईयर बॉन्ड का आप MD निकाल रहे हो, मैक्यूलिस ड्यूरेशन आप निकाल रहे हो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन आप निकाल रहे हो, DMD में से कुछ भी निकाल रहे हो, तो उस केस में आप क्या मान के चलते हो कि तीनों रेट्स S1, S2, S3, तीनों के तीनों रेट्स एक ही साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, दैट इज देयर इज अ पैरेलल शिफ्ट। लेकिन जब पैरेलल शिफ्ट नहीं होता तो क्या होता है? दैट इज द रियलिटी ना। क्योंकि हो सकता है 1 ईयर का स्पॉट रेट आपका 1% बढ़ जाए, 2 ईयर का स्पॉट रेट 0.5% गिर जाए, 3 ईयर का स्पॉट रेट 2.5% बढ़ जाए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में KRDs का यूज होता है। हाउ इट इज यूज्ड दैट इज एक्सप्लेन इन CFA लेवल 2, बट अभी हम समझेंगे KRD का यूज क्या होता है, जो कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि ये पूरी शेप बदल जाती है कि स्पॉट रेट 1 थोड़ा सा बड़ा, स्पॉट रेट 2 और बड़ा, स्पॉट रेट 3 बहुत जोर से बड़ा। तो एक पैरेलल शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे एक अनइवन सा शेप है, दैट इज नोन एज शेपिंग रिस्क। इसे कहते हैं शेपिंग रिस्क। और इसको कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी मॉडलिंग में विद द हेल्प ऑफ की रेट ड्यूरेशन। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू नो फॉर द पर्पस ऑफ CFA लेवल 1, राइट। आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे अफेक्ट होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या होता है? दैट इज परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस फॉर 1% पैरेलल शिफ्ट इन यील्ड, हेंस मेजर्ड बाय ड्यूरेशन MD ED। हमने ये पढ़ा हुआ है, अभी हम डिस्कस भी किया था कि ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन MD कॉन्वेक्सिटी किसी को भी एक वॉलेटिलिटी की तरह मान के चलो। लॉन्ग मेच्योरिटी, हाई वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी मतलब हाई ड्यूरेशन। और जब भी हम बात करते हैं ZCB, डिस्काउंट बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, पार बॉन्ड, प्रीमियम बॉन्ड, इसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा होगा?
ZCB इज द मोस्ट वॉलेटाइल। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कैश फ्लो आना है, वो एक ही रेट चेंज होके पूरे पूरे कह सकते हैं पूरे बॉन्ड की मूवमेंट इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे कर देगा। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल ये होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल ड्यूरेशन, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किसकी होगी? ZCB की। फिर डिस्काउंट बॉन्ड की, क्योंकि इसमें डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, वो चल तो कम पे रहा होता है लेकिन थोड़े थोड़े कूपन भी होते हैं उसके अंदर। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है, इसमें कूपन 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 मिलते जाता है। पार बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा लेस वॉलेटाइल होता है। प्रीमियम बॉन्ड क्या होता है, और मतलब कम होते जाता है। मतलब यहाँ पे हाई टू लो मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल ZCB होता है और सबसे कम वॉलेटाइल एक प्रीमियम बॉन्ड होता है। लो कूपन है हाई वॉलेटाइल। हाई वॉलेटाइल मतलब हाई ड्यूरेशन। मैं बार बार वॉलेटाइल नहीं बोलूंगा। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट। जब भी मैं बात कर रहा हूँ आपको वॉलेटिलिटी माइंड में सोच के चलना है, और वॉलेटिलिटी की जगह ड्यूरेशन वर्ड निकलना चाहिए। लो YTM हाई ड्यूरेशन। ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड से क्या होता है, वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, मतलब ड्यूरेशन भी इसकी कम आएगी। लो ड्यूरेशन वही जो हमने पढ़ा है। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ MBS में भी मूवमेंट कम हो जाती है, तो उस केस में देयर विल बी लो ड्यूरेशन। कॉलेबल, पुटेबल, MBS वही चीज़ हमने बताया, ठीक है। अगला आता है पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। एक होता है, आप कभी भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो हम एक स्टॉक की या एक बॉन्ड की बात नहीं करते, हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। एंड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग, जब भी एक फर्म की बात होती है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको सिंपल टर्म्स में अगर समझने की कोशिश करें कि एक फर्म है जिसके पास 1000 करोड़ का फंड है, एंड वो थोड़ा पोर्शन लेट्स से उसमें से 25% दैट इज 250 करोड़ रुपीज़ वो एक फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं। बट वो अपने उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का एक्सपोजर 25 करोड़ आउट ऑफ 25 करोड़ वो चाहते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। 5 करोड़ से ज़्यादा का मतलब कि 25 का 525 का कितना हुआ, दैट इज 5/25 हाउ मच इज इट, दैट इज 20%। तो वो चाहते हैं कि फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो 20% से ज़्यादा मूव ना करे। और हमें ऐसा लगता है हमारी फोरकास्टिंग है, जो फंड मैनेजर्स हैं फिक्स्ड इनकम वाले, वो ये सोचते हैं कि देखो जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं इकोनॉमी में वो 1% से ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, सिर्फ 1% चेंज होंगे। और मैंने अपने जाके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन निकाला, मेरा पूरा पोर्टफोलियो 25 करोड़ का पोर्टफोलियो, उसका ड्यूरेशन निकाला तो ड्यूरेशन आ रहा है 6। और मुझे लग रहा है 1% तो इकोनॉमी में चेंज आ ही जाएगा। 1% इकोनॉमी में चेंज आ ही जाएगा। तो अगर 1% चेंज आएगा तो मेरा पोर्टफोलियो कितने परसेंट चेंज होगा, 6% चेंज होगा। तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो 20% तक का कवर है। लेकिन अगर मैंने ये फोरकास्ट किया कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट 4% से चेंज होगा, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट 4% से चेंज होगा, तो 4 इंटू 6, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ड्यूरेशन कितना है 6, 4 इंटू 6 दैट इज 24। मतलब मेरा पोर्टफोलियो 24% से चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े मेरा पोर्टफोलियो 24% गिर सकता है। तो मुझे यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से अपना पोर्टफोलियो ड्यूरेशन पता होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है, मुझे लग रहा है इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, मैं क्या करूँगा, अपने पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कम करने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े मेरा पोर्टफोलियो धीरे से गिरे। और अगर मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, मैं अपने पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, जिससे क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत जोर से बढ़े। ड्यूरेशन का मतलब याद करो, क्योंकि पता है क्या, अभी मैं बातें कर रहा हूं और लग रहा होगा ये क्या ड्यूरेशन का मतलब होता है गो टू द बेसिक्स। अगर 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पोर्टफोलियो या बॉन्ड कितना मूव करेगा। ड्यूरेशन इज एक्चुअली द मूव। अगर इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है तो मैं अपने मूव को और स्ट्रॉन्ग करूंगा ना, अपने ड्यूरेशन को बढ़ाऊंगा। और मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, मैं उस ड्यूरेशन को कम करूंगा। कैसे? अपने कुछ पोर्टफोलियो को, अपने कुछ फिक्स्ड इनकम को बेच के। एज सिंपल एज दैट। दिस इज द थ्योरी एस्पेक्ट। एंड प्रैक्टिकली क्या आता है, ये थ्योरी भी ऑल्दो एग्जाम में टेस्ट हो सकती है। प्रैक्टिकली क्या आता है, प्रैक्टिकली आपको एग्जाम में एक पोर्टफोलियो दे देगा, दैट इज ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, और इसकी टोटल वैल्यू ये है। अब आप ये बताओ इसका, और इन सब के ड्यूरेशन भी दे देंगे, इस पोर्टफोलियो का इतना ड्यूरेशन है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का इतना ड्यूरेशन। बताओ मेरे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कितना हुआ। द आंसर इज वेरी सिंपल, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, डिवाइडेड बाय दिस होल वैल्यू। अरे सिंपल सी चीज़ है, इसको आप पीवी समझ लो ना, इसको आप पीवी समझ लो या कुछ भी समझ लो। मतलब द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर। यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज, add these and then divide by this figure and you will
गेट द होल, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द होल पोर्टफोलियो. दिस इज ऑफ नो यूज, इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है. दिस इज जस्ट द वेट्स, दिस इज जस्ट द वेट्स. जो काम आने वाली चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछता भी है जनरली, जो क्वेश्चन आप देखेंगे भी, दैट इज पोर्टफोलियो ड्यूरेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. अब 5.2 का मतलब क्या है? अगर 1% इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होता है पैरेलली, पैरेलली इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलली होता है, और वो भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि लार्ज चेंज के लिए तो ईडी होगा ना, थोड़ा सा चेंज होता है, और कॉन्वेक्सिटी को भी अभी हम हटा के बात कर रहे हैं, तो उस केस में मेरा पोर्टफोलियो 5.2% मूव कर सकता है ऊपर नीचे फॉर 1% चेंज. थियोरेटिकली करेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डीपी इज नोन एज फुल वैल्यूएशन अप्रोच. देखो ऊपर जो हमने किया वो हमने जुगाड़ किया कि आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाई ये कर लिया और आ गया. लेकिन एग्जैक्ट ड्यूरेशन पोर्टफोलियो कैलकुलेट कैसे होता है उसके बारे में थ्योरेटिकली यू शुड नो. प्रैक्टिकली इट इज नॉट इन सिलेबस बिकॉज ऑब्वियसली इसमें एक्सेल शीट मॉडलिंग लगती है. फोरकास्ट कैश फ्लोज फॉर एंटायर पोर्टफोलियो. पहली बात तो ये बताओ कि सारे पोर्टफोलियो में जितने भी बॉन्ड्स हैं उसके कब कब कितने कितने कैश फ्लोज आने हैं, C1 C0. यानी कि मान लो 5 बॉन्ड्स है, 5 में से 3 के कैश फ्लोज फर्स्ट ईयर आने हैं, 4 के कैश फ्लोज सेकंड ईयर आने हैं, 5 के कैश फ्लोज थर्ड ईयर आने हैं, 5 के कैश फ्लोज फिफ्थ ईयर आने हैं. तो सारे कैश फ्लोज को सिर्फ मैं फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. कैलकुलेटेड IRR, इनकी मैं IRR निकालूंगा, दैट इज नोन एज कैश फ्लो यील्ड. इफ यूर कैलकुलेटिंग MDP, that is modified duration, you may shock CFY, शॉक करके P1 P2 निकालूंगा. मतलब मैं पूरे पोर्टफोलियो को एक बॉन्ड मानूंगा और एक बॉन्ड से वही कैलकुलेशन करूंगा जो अभी हमने लास्ट कुछ सेशंस में हमने की है, राइट. अगला आता है मनी ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड. आई थिंक ये टॉपिक में बढ़ने से पहले इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए. वट एवर यू हैव स्टडीड, यू आर रिवाइजिंग, यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं. थैंक यू, बाय बाय.